अच्छा जी, वेरिएबल्स का हमारे पास आज टॉपिक है। क्योंकि हम पहले लेक्चर में वेरिएबल्स का पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस को या मेमोरी सेल्स को कहा जाता है, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे डेटा को सेव करते हैं। जो हम डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा हमारा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं। तमाम के तमाम वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, और चूंकि रैम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसलिए वेरिएबल्स भी जो वो एक्चुअली टेम्परेरी ही होते हैं। और वेरिएबल्स उतनी देर तक मेमोरी के अंदर रहते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। जो ही वो प्रोग्राम एंड होता है तो जो रैम के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट हुए होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर उसने आपको बताया हुआ है कि फर्ज कर लें कि ये मेमोरी है, और मेमोरी के अंदर ये जो एक बेसिकली सेल है, वो कहता है कि इस सेल का नाम हमने जो डिफाइन किया है जो कि एक वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो फर्ज कर लें कि ये 10 है। अब वो वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं आपको पता है। आपने सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स को क्रिएट किया, आपने डेटा टाइप्स पढ़ ली हुई हैं। आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें डेटा टाइप की ज़रूरत होती है। हम पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं और उसके बाद फिर हम वेरिएबल का नेम मेंशन कर देते हैं, तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। वो कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं, उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप जो मर्जी जो रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके रूल्स जो हो हमने जो आगे चल के पढ़ लेने हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे इंट जो है वो एक डेटा टाइप है और मार्क्स जो है ये वेरिएबल का नाम है। फ्लोट एक डेटा टाइप है और एवरेज वेरिएबल का नाम है। कैरेक्टर डेटा टाइप है और ग्रेड वेरिएबल का नाम है। डबल डेटा टाइप है और सैलरी वेरिएबल का नाम है। सो इस तरह से हमारे पास जितनी भी सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स हैं, उनको हम यूज करते हुए और वेरिएबल को कोई भी नाम जो वो डिफाइन करते हुए हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आपको इंडिविजुअल लाइंस पे जो वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर इंट मार्क्स कॉमा टोटल मार्क्स कॉमा ऑब्टेन, इस तरह से जो वो आप एक ही लाइन के अंदर जो वो डिफाइन कर सकते हैं सारे वेरिएबल्स। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं वो वैसे ही जब कंपाइलर हमारे कोड को कंपाइल करता है तो वो ब्लैंक स्पेसेस या जो वाइट स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव कर देता है, और वो इकट्ठा जो वो कोड यहाँ पर जो लिख लेता है। हम बेसिकली ये जो वाइट स्पेसेस यहाँ पर ये जो एंटर कीज जो हम प्रेस करते हुए यहाँ पर लिखते हैं, तो वो सिर्फ रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जो हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं। उसके बाद ये देखें, ये इंटीजर, चूंकि तीनों वेरिएबल्स एक ही टाइप के डिक्लेयर करने से, तो इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी डिक्लेयर किया हुआ है एक ही लाइन के अंदर। आप ये सेमीकोलन के बाद यहाँ पर फ्लोट और फिर DEF जो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल आपने एक दफा डिक्लेयर कर दिया उसको दोबारा आपने नहीं डिक्लेयर करना। यानी अगर आपने इंटीजर ए बी और सी कर लिया है तो दोबारा अगली लाइन में फ्लोट ए बी और सी नहीं लिखना, क्योंकि ए बी और सी ऑलरेडी हम इंटीजर टाइप का डिफाइन कर चुके हैं। लिहाजा वो वेरिएबल्स जो कि आप एक दफा डिफाइन कर चुके हैं वो दोबारा किसी और जो वो डेटा टाइप के साथ जो आपने उनको डिफाइन नहीं करना। वो कंपाइलर जो वहां पर एरर जनरेट करेगा, वो आपको ये कहेगा कि ये ऑलरेडी ये वेरिएबल्स आपने पहले इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, अब आप इनको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये हमने वेरिएबल नेम्स के रूल्स जो वो हमने पढ़े थे कि जो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या किसी
जो वेरिएबल है उसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग लेटर है उस वेरिएबल नेम का वो यहाँ तो कोई लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, यानी वो किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। यानी ये जो एग्जांपल उसने दी हुई है वो कहता है कि ये सारे जो रॉन्ग वेरिएबल्स के नाम हैं। ऐसा वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं हो सकती। जैसा आप लिखते हैं स्टूडेंट एज, तो स्टूडेंट और एज के दरमियान एक ब्लैंक स्पेस अगर आप दे देते हैं तो वो वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। आपने उसके अंदर उसको इकट्ठा लिख सकते हैं या आप उसके अंदर अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ब्लैंक स्पेसेस जो है इसमें अलाउड नहीं है। आप अपर और लोअर केसेस दोनों में जो है वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपने अगर कैपिटल लेटर्स में वेरिएबल का नाम लिखा तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप उसको एज ए कैपिटल लेटर के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर स्मॉल लेटर के तौर पर लिखा तो फिर स्मॉल लेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो C++ या जो C लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लिहाजा जिस तरह से आपने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है वैसे ही आपको अपने प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी किस्म के कोई जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो हम वेरिएबल नेम के अंदर नहीं रख सकते। जो रिजर्व वर्ड्स हैं लाइक जैसे इंटीजर है, वॉइड है, व्हाइल है और जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं रख सकते। मैक्सिमम जो वेरिएबल का नेम है वो 31 कैरेक्टर्स तक हम जो वो सेट कर सकते हैं उसको। इससे लेंथी अगर हम नेम रखेंगे तो पहले 31 कैरेक्टर्स रखे जाएंगे और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि वेरिएबल का नाम जब आपने एक दफा डिफाइन कर लिया है, एक दफा डिक्लेयर कर लिया, तो फिर दोबारा जो हो किसी और डेटा टाइप के साथ आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि जो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर ही जब हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। यानी पहले आपने डेटा टाइप बतानी है, फिर वेरिएबल का नाम बताना है इक्वल, और फिर आगे आपने उसको वैल्यू बता देनी। देखें ये जो इतना काम है, अगर आप इक्वल टू वैल्यू नहीं बताते तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। अगर आप साथ ही इक्वल लगा के और वैल्यू उसको बता देते हैं तो इट मीन कि आप डिक्लेरेशन के साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। इसी इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ये सारी उसने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो वो परफॉर्म की हुई है। अगर आप इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप बाद में भी इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो वो सेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इंटीजर n लिख लेता हूँ, सेमीकोलन लगा लेता हूँ, तो फिर n के अंदर दोबारा जब मैंने वैल्यू असाइन करी तो मैं n इक्वल टू 100 कर दूंगा तो n के अंदर जो वैल्यू असाइन हो जाएगी। वो जो स्टेटमेंट होगी उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे, वो आगे चल के आ जाएगी। बहरहाल वो कहता है कि सेम ही डेटा टाइप की अगर आपने दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज सेट करनी है, इनिशियलाइज करनी है, तो फिर इंडिविजुअली जो यहाँ पर आपको इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा। डेटा टाइप आपने वन टाइम लिखनी है और कॉमा की सेपरेशन के साथ आप अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करवाते जाएं। फिर हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं। वेरिएबल बेसिकली वो क्वांटिटी थी जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है, जबकि कांस्टेंट उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होता, उसको कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। तो कांस्टेंट जो हमारे पास दो तरह के हैं, एक वो कहता है लिटिल कांस्टेंट है और दूसरा वो कहता है सिंबॉलिक कांस्टेंट है। लिटिल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? लिटिल कांस्टेंट वो कहता है कि ये वो हमारी वैल्यू होती है जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली टाइप करते हैं, उसको लिटिल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। और जितनी भी वैल्यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर टाइप करते हैं डायरेक्टली, वो सारी की सारी लिटिल कांस्टेंट कहलाती हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सपोज जैसे आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं, ये भी लिटिल कांस्टेंट है। आपने यहाँ पर आपने वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू जो सेट कर दी, ये भी एक लिटिल कांस्टेंट है। तो वो तमाम वैल्यूज जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से टाइप करते हैं, वो सारी की सारी लिटिल कांस्टेंट्स कहलाती हैं। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी यहाँ पर लिटिल कांस्टेंट्स कहलाएंगी, क्योंकि हमने ये अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से टाइप की हुई है। फिर उसके बाद लिटिल कांस्टेंट की हमारे पास कुछ जो टाइप्स आ जाती हैं, वो कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। क्या होते हैं जी? इंटीजर का आपको पता है कि वो वैल्यूज जो कि पॉइंट के बगैर होती हैं वैल्यूज, उनको इंटीजर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट उन वैल्यूज को कहते हैं
जिनके अंदर इशारिया आ जाता है, और करेक्टर कांस्टेंट वो होती हैं जो कि सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाती हैं और ये सिंपली एक सिंगल करेक्टर पर मुश्तमिल होती हैं। हर वो करेक्टर जो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है, खा वो कोई डिजिट हो, खा वो कोई सिंबल हो, या वो कोई लेटर हो। लिहाजा इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई करेक्टर इनिशियलाइजेशन करनी है तो करेक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए हमेशा सिंगल कोट्स यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली एक से ज्यादा जो करेक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, और जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, 123 लिखा हुआ है, 99 माल रोड लाहौर लिखा हुआ है। तो जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्टर डाटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग और करेक्टर्स दोनों को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने एक करेक्टर को स्टोर करना है तो फिर तो आप सिंपली करेक्टर डाटा टाइप जो वहां पर डिफाइन कर लें, और अगर आप एक से ज्यादा करेक्टर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर आप करेक्टर डाटा टाइप के अंदर क्या करते हैं, आपने नंबर ऑफ करेक्टर्स को मेंशन कर देते हैं कि हमने इतने करेक्टर्स इसके अंदर स्टोर करने हैं। आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम के आगे हम लेंथ बता देते हैं कि ये इतने करेक्टर जो हमारे स्टोर होंगे, तो उतने करेक्टर जो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट आ जाता है जी। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, वो कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू value that cannot be changed. Constant must be initialized after a constant is initialized, its value cannot be changed. कि जो constant है वो basically जब हम define कर देते हैं तो फिर उसकी value जो वो change नहीं हो सकती, और constant को लाजमी जो वो आपने initialize करना होता है। दो हमारे पास जो वो keywords हैं, एक const keyword है और दूसरा define keyword है। const जो कीवर्ड है उसकी मदद से हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3 चीजों की जरूरत है, कॉन्स्ट, कीवर्ड, डेटा टाइप, उस कांस्टेंट का नाम यानी आइडेंटिफायर, इक्वल, और फिर आगे उसकी वैल्यू। तो ये इसका तरीकेकार है। ये देखें, कॉन्स्ट इंट डेटा टाइप होगी, एन आइडेंटिफायर यानी कांस्टेंट का नाम हो गया, लाइक जिस तरह से वेरिएबल का नाम होता है, इक्वल और फिर आगे उसकी वैल्यू। अब जब हम ये लाइन लिख देंगे तो फिर n की वैल्यू जो वो 100 हमारे प्रोग्राम के अंदर फिक्स हो जाएगी। हम इस वैल्यू को सिर्फ यहीं पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इस स्टेटमेंट के अलावा किसी और स्टेटमेंट के अंदर n की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यानी इस लाइन के बाद अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 200 लिखता हूँ तो वो उस लाइन पर कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट रखा है, और कंपाइलर ये कहेगा कि जब आपने इसको इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया तो फिर कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो वो अलाउड नहीं है। अगर आपने 200 करना है तो आप यहीं पर 200 कर लें, 300 करना है आप यहीं पर 300 कर लें। इस लाइन के अलावा कहीं भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हम n की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। n की वैल्यू को किसी फॉर्मूले के अंदर यूज जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये तरीकेकार है कि हम कांस्टेंट जो वो इस तरह से जो वो डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है डिफाइन डायरेक्टिव। जो डिफाइन डायरेक्टिव है वो भी कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्क दोनों में ये है कि जो डिफाइन कीवर्ड है वो आपने हैश के सिंबल से शुरू करना है, और ये मेन से पहले आपने लिखना है। जो मेन फंक्शन है उससे पहले आपने लिखना है, आइडेंटिफायर का नाम लिखना है, और सिंपल आपने वैल्यू दे देनी। कोई आपको यहाँ पर डेटा टाइप नहीं मेंशन करनी, कोई इक्वल नहीं आपको यहाँ पर मेंशन करना। यानी हैश डिफाइन पी ये जो आइडेंटिफायर यानी कांस्टेंट का नाम है, और आगे जो उसकी वैल्यू है, बस इतना जब आप मेंशन कर देंगे तो ये हमारे प्रोग्राम के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू जो डिफाइन हो जाएगी। ये उसने एक प्रोग्राम भी जो बनाया हुआ है कि आप इस तरह से जो वो ये पी की वैल्यू जो डिफाइन कर सकते हैं। आप या तो इस तरह से डिफाइन कर लें, या आप मेन बॉडी के अंदर कांस्ट जो कीवर्ड है
उसकी मदद से आप ये पाई की वैल्यू को जो है कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरह से जो डिफाइन करना है। अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट पी आई, लेकिन इससे पहले आपने फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, इशारिये में वैल्यू है, कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गई, पी जो है ये हमारे कांस्टेंट का नाम हो गया, और फिर आगे 3.141। तो ये जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट जो है इसके अंदर डिफाइन कर दिया जाएगा। फिर आपको ये लाइन फिर नहीं लिखनी, या ये लाइन लिखनी है या ये लाइन लिखनी है। अगर हैश डिफाइन यूज करना है तो मेन से पहले आपने डिफाइन करना है, और इसमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, इक्वल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेन के अंदर डिफाइन करते हैं तो फिर कॉन्स्ट के साथ आप अपना कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ना तो कांस्टेंट को आप मेन से पहले डिफाइन कर सकते हैं, ना आप हैश डिफाइन को मेन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज गलत हो जाएगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का एक स्कोप है जो कि आपने जो याद रखना है कि अगर कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ आप डिफाइन करेंगे तो वो आपने मेन फंक्शन के अंदर जो हो आपने डिफाइन करना है, और अगर आप हैश डिफाइन के साथ करते हैं तो मेन फंक्शन से बाहर आपने करना है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं जी। एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि जो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे लिए जो वैल्यूज जो इवेल्युएट करती है उसको एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। और जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक ऑपरेटर्स आ जाते हैं और दूसरे ऑपरेंड्स आ जाते हैं। ऑपरेटर जो बेसिकली ऐसे जो सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो ऑपरेंड्स हैं वो उन वैल्यूज को कहा जाता है जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पे a प्लस बी है तो a और b जो है ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, जबकि जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है। m डिवाइडेड बाय n के अंदर डिवाइड ऑपरेटर और m और n ये ऑपरेंड्स हैं। इसी तरह से x प्लस 100 के अंदर 100 और x ऑपरेंड्स हैं और प्लस है ये ऑपरेटर है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो ऑपरेटर्स का आ जाता है। ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस डेटा पर परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। C++ के अंदर जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स मौजूद हैं। एक यूनिरी ऑपरेटर्स हैं और दूसरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जबकि जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो जो यूनिरी ऑपरेटर्स हैं वो माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस हैं, जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस के ऑपरेटर्स हैं। इनकी आगे प्रैक्टिस आएगी, आपको पता चल जाएगा। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो वो उसने कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करके बताए हैं। मेरे ख्याल में सबको जो है वो इन ऑपरेटर्स का पता है। मॉडुलस की ऑपरेटर का भी पता होगा कि जो मॉडुलस का ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो रिमाइंडर है वो आपको रिटर्न करता है। फिर उसके बाद ये है जी असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हाँ आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, यानी आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और डिक्लेयर करने के बाद आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, बल्कि आपने जस्ट डिक्लेयर किए वेरिएबल्स, और उसके बाद फिर आपने जब वैल्यूज उसको सेट करनी है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल का जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को सेट करते हैं। लाइक जैसे a इक्वल टू 100 है तो ये बेसिकली क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि आपने पहले इंटीजर a डिफाइन कर लिया, a b c, और उसके बाद आपने कहा a इक्वल टू 100, c इक्वल टू a प्लस b या x इक्वल टू, ये सारी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसमें एक l वैल्यू होती है और एक r वैल्यू होती है। l वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड पर जो आपकी वैल्यू है उसको l वैल्यू कहते हैं, जो राइट साइड पे होती है उसको r वैल्यू का नाम दिया जाता है। हमेशा जो r वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है उसके अंदर उसको असाइन कर देती है।
जिस तरह से वो कहता है कि 5 इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन गलत है। लेफ्ट साइड पे जो है हमने वेरिएबल का नाम लिखना है और राइट साइड पे हमने उसको जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। उसके बाद ये एक सिंपल सा उसने प्रोग्राम बनाया है। मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम का पता होगा कि ये प्रोग्राम क्या जो वो काम कर रहा है। दो वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर किए गए हैं, इंटीजर a कॉमा b, a के अंदर वैल्यू स्टोर की गई, b के अंदर वैल्यू स्टोर की गई। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये दोनों असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि हम अपनी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट को यूज किया है कि a प्लस बी इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा तो ये वैसे का वैसे जो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद a प्लस बी, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और इसकी जो भी वैल्यू बनती वो वैल्यू जो यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। और एंड लाइन जो है वो ये कीवर्ड है, ये लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह ये सारी जो लाइंस है ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाती है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं कि जब हमने एक ही वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करनी होती है तो उसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अगर 10 a और b दोनों के अंदर स्टोर करना चाहता हूं तो बजाय इसके कि मैं यूं लिखूं a इक्वल टू 10 फिर b इक्वल टू 10, तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकता हूं a इक्वल टू b इक्वल टू 10। तो 10 जो है वैल्यू ये a और b दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह x, y और z के अंदर 100 स्टोर हो जाएगा, m और n के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने जो वो आज के लेक्चर में रिवाइज करनी है ताकि आपको जो आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं उनमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो हम क्लियर कर लें। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये सी लैंग्वेज के अंदर ही जो इस्तेमाल किया जाता है और जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। यानी ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये आगे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप n प्लस इक्वल टू लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा n इक्वल टू n प्लस 10, यानी n जो है वेरिएबल का नाम है, प्लस इक्वल टू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमारे पास, और इक्वल टू 10 का मतलब ये है n इक्वल टू n प्लस 10। इसी तरह से अगर आप बाकी ऑपरेटर्स को यूज करना चाहें तो उनका मतलब क्या होगा? जी होगा जी उनका मतलब, यानी a प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वल टू a इक्वल टू a प्लस 10। इस तरह से a माइनस इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि a इक्वल टू a माइनस 10। a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 का मतलब ये है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। a डिवाइड इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10, और a मॉडुलस इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि a इक्वल टू a मॉडुलस 10। ये एक सिंपल सा उसने प्रोग्राम बनाया जी, और इसके अंदर ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको उसने सॉल्व किया है। सबसे पहले उसने एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है इंटीजर a के नाम से, फिर a के अंदर जो उसने वैल्यू सेट की है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ a, ये सिंपल जो आपको आउटपुट जो यहाँ पर नजर आएगी वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद a की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिर पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस उसको यूज किया है। a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि a इक्वल टू a प्लस 5, यानी a की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दिया जाएगा तो जो रिजल्ट है वो ये देखें 15 आपको नजर आ रहा है। ऐसा a माइनस इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है उसमें से 5 माइनस कर देते तो 15 माइनस 5 तो जवाब 10 आ जाएगा। a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके a के अंदर स्टोर कर दिया जाए तो 10 मल्टीप्लाई 2 तो जवाब 20 a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और फिर a डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, जो जवाब है वो a के अंदर स्टोर हो जाए, और इस तरह से ये मॉडुलस की वैल्यू जो डिस्प्ले कर दी गई है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं।
लेकिन उससे पहले जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल के अंदर वन वैल्यू इंक्रीज करता है, इसलिए इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। दो फॉर्मेट्स हैं इसके, वो कहते हैं एक तो इसको प्रीफिक्स फॉर्म कहा जाता है और दूसरा हम इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म का नाम दे देते हैं। प्रीफिक्स फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें वेरिएबल नेम से पहले हम ऑपरेटर लगा देते हैं, और जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है उसमें वेरिएबल नेम के बाद ऑपरेटर लगाया जाता है। इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली यूज करें तो इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया जाए। डिफरेंस कहां पर आता है, हम एक एग्जांपल जो करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस कहां पर आता है। बहरहाल इंडिपेंडेंटली अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों जो वो वर्किंग सेम ही करते हैं। डिफरेंस ये यहाँ पर आगे डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप a प्लस प्लस या प्लस प्लस ए इस्तेमाल करते हैं इंडिपेंडेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस तरह से यूज करते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ अगर आप असाइनमेंट भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर असाइनमेंट में ये आ जाता है कि आया कि वैल्यू पहले इंक्रीज की जाएगी या वैल्यू पहले असाइन की जाएगी। तो ये दो इश्यूज जो है वो इसमें आ जाते हैं। देखें, अगर तो आपने प्रीफिक्स फॉर्म को यूज किया, यानी आपने प्लस प्लस बी अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट होना है, उसके बाद बी की वैल्यू ए के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। और अगर आपने पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज किया है बी प्लस प्लस तो फिर पहले असाइनमेंट परफॉर्म होगी, यानी बी की वैल्यू पहले ए के अंदर स्टोर की जाएगी, उसके बाद बी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर जो वो ब्रीफ किए हुए हैं कि अगर a इक्वल टू प्लस प्लस बी करते हैं तो प्लस प्लस बी पहले एग्जीक्यूट होना है, कंपाइलर पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो जो b की वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर आप a इक्वल टू बी प्लस प्लस यूज करते हैं तो फिर क्या किया जाएगा कि फिर पहले a इक्वल टू बी पहले एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, यानी b की जो प्रीवियस वैल्यू है वो पहले a के अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद b की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा। तो फिर इस तरह से जो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, ये उसने एक एग्जांपल भी आपको दी है कि a प्लस प्लस अगर आप लिखते हैं, क्योंकि a b x और y तीनों के अंदर जीरो स्टोर है, आपने a प्लस प्लस लिखा और फिर b इक्वल टू a कर दिया, यानी a प्लस प्लस ये तो इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है, तो a की वैल्यू तो इंक्रीज होनी है जो कि 0 से 1 हो जाएगी और जो 1 है वो b के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने लिखा प्लस प्लस x, तो मैंने कहा कि ये जो प्लस प्लस है अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं तो आप प्रीफिक्स यूज कर लें या पोस्ट फिक्स यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पोस्ट फिक्स यूज किया गया है, ये प्रीफिक्स यूज किया गया है, दोनों सूरतों में 1 वैल्यू इंक्रीज होनी ही होनी है। तो यहाँ भी जिस तरह यहाँ पर a की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई थी, वैसे यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 इंक्रीज होनी है और वो 1 y के अंदर स्टोर कर दिया जाना है। और आपको यहाँ पर रिजल्ट में चारों वेरिएबल्स की वैल्यू जो हो 1 1 1 1 जो हो नजर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 1 जब हो जाती है तो वही 1 b को स्टोर कर दिया जाता है, यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाती है तो वही x की वैल्यू जो 1 है वो y को स्टोर कर दिया जाता है। तो चारों वेरिएबल्स के अंदर आपको 1 ही डिस्प्ले किया जाएगा। अब अगर आप इस तरह यूज करने इंडिपेंडेंटली यूज करने की बजाय अगर आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर यूज करते हैं तो फिर क्या डिफरेंस आएगा? फिर डिफरेंस ये आता है कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया तो फिर पहले असाइनमेंट होनी है और बाद में इंक्रीमेंट होना है, यानी a की वैल्यू
अभी 0 है वो 0 पहले बी के अंदर स्टोर की जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी। लिहाजा बी की वैल्यू तो 0 आपको मिलेगी लेकिन ए की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि ए की वैल्यू तो उसने बी को स्टोर करने के बाद इंक्रीज कर देनी है। बेसिकली यहां पर कंपाइलर ने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है कि ए की वैल्यू बी के अंदर स्टोर करनी है, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेगा कि ए की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीज कर देगा। फिर इसी तरह यहां पर क्या होगा, यही वजह कि आपको ए की वैल्यू तो 1 मिली लेकिन बी की वैल्यू 0 मिली। दूसरी लाइन में प्रीफिक्स फॉर्म यूज की गई है जिसके अंदर वो कहता है कि प्लस प्लस एक्स को यूज किया गया। अब एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीज करनी है उसने, फिर एक्स की वैल्यू वो वाई के अंदर स्टोर करनी है। एक्स के अंदर 0 स्टोर है तो 0 को इंक्रीज किया जाएगा 1 के साथ, और वो जो 1 है वो वाई के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखें, इससे पता ही चला कि अगर आप इंक्रीमेंट की जो फॉर्म है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, अगर आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो पोस्ट फिक्स के अंदर पहले असाइनमेंट होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है, जबकि प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर पहले इंक्रीमेंट होता है फिर असाइनमेंट होती है। तो इसी तरह से फिर हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू इंक्रीज करता है, उसी तरह से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू डिक्रीज करता है। वर्किंग जो दोनों की सेम है कि प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसी तरह से अगर आप इंडिपेंडेंटली इनको लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखते हैं तो फिर फर्क पड़ेगा। यानी अगर आप a इक्वल टू माइनस माइनस बी लिखते हैं तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि पहले b की वैल्यू 1 डिक्रीज की जाएगी और फिर उसके बाद जो b की वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर की जाएगी। यानी ये एक स्टेटमेंट के अंदर कंपाइलर 2 तरह की जो वो वर्किंग करेगा। एक तो b की वैल्यू पहले 1 इंक्रीज करेगा और फिर वो 1 इंक्रीज करके a के अंदर स्टोर कर देगा। तो b की भी वही वैल्यू होगी जो a की वैल्यू होगी। ऐसा अगर आप a इक्वल टू बी माइनस माइनस करते हैं तो ये जो कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पहले b की वैल्यू a के अंदर स्टोर की जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू 1 डिक्रीज कर दी जाएगी। तो डेफिनेटली फिर a के अंदर जो वो हायर वैल्यू होगी b के अंदर, चूंकि उसने b की वैल्यू पहले a के अंदर स्टोर कर दी, उसके बाद फिर उसने b की वैल्यू को 1 डिक्रीज कर दिया, तो इसलिए दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज डिफरेंट होंगे। तो ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी वो कहता है कि ये बेसिकली हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स को कहा जाता है, और जो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत हमारे उन ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाएगा उसको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। इसके लिए वो कहता है कि सबसे पहले जो पैरेंथेसिस हैं वो सबसे पहले इवैल्यूएट होती हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड जो वो सॉल्व किया जाता है, फिर प्लस और माइनस जो वो इनको सॉल्व किया जाता है, और पैरेंथेसिस के अंदर फर्दर अगर पैरेंथेसिस हैं तो फिर उनको जो वो पहले जो इनर पैरेंथेसिस हैं उनको पहले जो वो सॉल्व किया जाएगा, और जो आउटर पैरेंथेसिस हैं उनको फिर बाद में सॉल्व किया जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट है। अब ये एक एग्जांपल जो उन्होंने जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको आप देख लें कि जो मोस्ट इनर पैरेंथेसिस थी वो सबसे पहले जो वो सॉल्व हुई हैं, उसके बाद जो आउटर पैरेंथेसिस थी वो सॉल्व हुई हैं, फिर उसके बाद चूंकि ये जो मल्टीप्लाई है और प्लस है तो इन दोनों में जो मल्टीप्लाई है उसका ऑर्डर हाई है, लिहाजा वो पहले सॉल्व हुआ और फिर उसके बाद जो प्लस रह गया था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है, वो कहता है द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। यानी अगर सेम ऑर्डर के जो ऑपरेटर्स हैं वो अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में किस तरह से जो इनको सॉल्व किया जाएगा। तो वो कहता है कि जो अगर तो एक्सप्रेशन के अंदर सेम ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रेसिडेंसी लेवल जो वो सेम है तो फिर उनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो इवैल्यूएट किया जाता है। ये यहाँ पर जो हमारे पास उसने एक टेबल दिया हुआ है, वो कहता है कि जो पैरेंथेसिस हैं या जो पोस्ट फिक्स या जो
पोस्ट फिक्स माइनस माइनस और पोस्ट फिक्स प्लस प्लस जो ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट टू राइट हैं, यानी अगर ये तीन चीजें आ जाती हैं तो पहले पैरेंथेसिस, फिर पोस्ट फिक्स प्लस प्लस, फिर पोस्ट फिक्स माइनस माइनस सॉल्व किया जाएगा। फिर इसी तरह से यूनरी है प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस। मोस्टली जो ये अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। सिर्फ जो राइट टू लेफ्ट चलता है वो बेसिकली जो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें जो है वो राइट टू लेफ्ट जो मूव होता है। तो इसकी एग्जांपल जो वो आगे हम कर लेंगे, उसकी आपको जो समझ आ जाएगी। ये एक और जो वो एग्जांपल उसने दी हुई है, इसको आप अपने तौर पे जो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर उसके बाद जहां पर आप देखें कि इधर क्या करना है, इसमें देखें कि जो मल्टीप्लाई है और जो मॉडुलस है, चूंकि इनका ऑर्डर जो वो सेम है। अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में देखें कि इनका ऑर्डर क्या था, ये देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, प्लस और माइनस का ऑर्डर सेम होता है। तो अब इस सूरत में क्या होना है कि जो मल्टीप्लाई है वो पहले होगा, उसके बाद जो जवाब आ जाएगा वो मॉडुलस कैलकुलेट कर दिया जाएगा, और फिर पैरेंथेसिस का जो जवाब आएगा, इनको वैल्यूएट करने के बाद जो जवाब आएगा वो डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो ए मल्टीप्लाई बी है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। वो सॉल्व होने के बाद जो इनका जवाब आता है डिवाइड करने के बाद वो हमारा यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो आप इसको मैन्युअली जो कैलकुलेट करके देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम किस तरह से हल हुआ है। ये देखिए, ये उसने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी जो वो करके दिखाया है। सबसे पहले जो यूनरी ऑपरेटर जो हो यानी माइनस जो इसके साथ जो वो वैल्यूएट हुआ, और -15 जो इसको कंसिडर किया कंपाइलर ने। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई जो पहले हुआ और मल्टीप्लाई के बाद जो जवाब आएगा मॉडुलस के साथ वो बाद में इवैल्यूएट हुआ। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पर चूंकि अब ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये भी मल्टीप्लाई है, तीनों का ऑर्डर जो वो सेम है, तो लेफ्ट साइड पर पहले जो वो ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आया वो ये आ गया। फिर डिवाइड अब पहले आ गया क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड का ऑपरेशन सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद जो जवाब आएगा वो फिर मल्टीप्लाई करके तो ये जवाब यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो फिर आपको अगर ये ऑर्डर प्रेसिडेंसी ऑर्डर आता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद टाइप कास्टिंग आ जाती है। फिर टाइप कास्टिंग क्या होती है जी? टाइप कास्टिंग कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कि हम डेटा टाइप की जो वैल्यू है अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसकी टाइप जो वो चेंज कर देते हैं, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। और वो कहते हैं एक तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग है वो कहता है कि कास्टिंग परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द C++ compiler. The operands in the arithmetic operation must be the similar type. An expression in which operands are of different types is called mixed type expression. In this case, result of an expression is evaluated to larger data type in the expression. कि अगर तो मिक्स्ड टाइप जो वो एक्सप्रेशन होगा तो उसके अंदर फिर जो वो कहता है कि जो लार्जर एक्सप्रेशन है उसके फॉर्मेट के अंदर जो हमारी वैल्यू को जो कन्वर्ट करके तो शो करवाया जाएगा। ये तो ऑटोमेटिकली है। वो कहता है कैरेक्टर को इंटीजर के अंदर कर देता है, इंटीजर को लॉन्ग के अंदर, लॉन्ग को फ्लोट के अंदर, फ्लोट को डबल के अंदर और डबल को लॉन्ग डबल के अंदर जो वो कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली कंपाइलर, अगर आप मिक्स्ड टाइप जो उसको बता देते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से जो टाइप कास्टिंग करनी है तो उसके लिए फिर वो कहता है कि तरीकेकार ये है कि आपने डेटा टाइप जो मेंशन कर देनी है। तो डेटा टाइप जो मेंशन करने के बाद क्या होगा कि उसकी टाइप कास्टिंग कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर x और y के अंदर x के अंदर 10.3 रखा हुआ है, y के अंदर 5.2 रखा हुआ है, तो अब ये बेसिकली आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो फ्लोट वैल्यू के ऊपर जो वो
ऑपरेट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे जो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम इनकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, यानी हम इसको इंटीजर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कि आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखने के बजाय आप x से पहले उसकी टाइप कास्टिंग कर दें कि इंटीजर वैल्यू जो वो ली जाए, y की भी सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली 10 डिवाइडेड बाय 5 जो वो कर दिया जाएगा। ये जो 0.3 और 0.2 है उनको जो वो समझेगा कंपाइलर कि ये नहीं है। इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये मैंने आपको छुड़वा दिया था। बेसिकली जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो वेरिएबल की जो स्पेस है मेमोरी में कि कितनी स्टोरेज जो वो स्पेस लेता है उसको रिटर्न करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो साइज ऑफ n अगर आप लिखते हैं तो n वेरिएबल का मेमोरी के अंदर कितना साइज है, वो 2 बाइट है, वो 4 बाइट है, वो 6 बाइट है, 8 बाइट है, जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देता है। यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, वो वैल्यू जिस टाइप की होगी उस टाइप के लिहाज से आपको टाइप जो वो रिटर्न करेगा कि इतनी स्पेस जो वो इसने लेनी है। यहाँ ये पाकिस्तान है तो आपको बताएगा कि इसके कितने करैक्टर्स हैं, उतने करैक्टर जो हो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइज ऑफ करैक्टर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ये तो लाइन वैसी की वैसी आनी है। साइज ऑफ करैक्टर ये डेटा टाइप उसने दिया है कि करैक्टर जो डेटा टाइप है उसका मेमोरी में कितना साइज होता है। तो वो कहता है कि करैक्टर का साइज बेसिकली 1 बाइट होता है। इसका इंटीजर का 2 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है, लॉन्ग का भी 4 बाइट है, डबल का 8 बाइट है और लॉन्ग डबल का 10 बाइट है। ये पहले भी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो बेसिकली हमें वेरिएबल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बताता है कि मेमोरी में कितनी ये स्टोरेज कैपेसिटी जो वो ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद कमेंट्स का है कि कमेंट्स किस तरह से जो सी लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। आपको पता है सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये सिंपली जो हमारे पास डबल स्लैश है उसको अगर आप किसी भी लाइन के शुरू पे लगा देते हैं तो वो लाइन जो है वो कमेंट्स की फॉर्म के अंदर बन जाती है। और अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लगाने हैं तो फिर आप स्लैश स्टार और उसके बाद फिर स्टार स्लैश लगा दें। इन दोनों के दरमियान जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी लाइंस कमेंट्स की फॉर्म के अंदर बन जाएंगी इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था।